गरीब दो बहनों की जादुई कॉस्मेटिक की दुकान। करिश्मा अपने डिब्बे में मेकअप का सामान रख रही होती है। तभी वो सारा सामान देखने के बाद अपनी बहन शीतल को आवाज लगाने लगती है। शीतल, अरे ओ शीतल, कहाँ हो तुम? तभी शीतल करिश्मा के पास आती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे परेशान होने वाली तो बात ही है। ये देख, सारा मेकअप का सामान खत्म हो रहा है और आज हमें लीला दीदी के पास जाकर उनका मेकअप करना था। कोई बात नहीं दीदी, आप तो जानते ही हो कि हम दोनों बहनें कम सामान में भी अच्छा मेकअप कर सकती हैं। रही बात सामान खत्म होने की, तो हमें सारे पैसे घर में खर्च नहीं करने चाहिए, कुछ पैसों का सामान भी लेकर आना चाहिए। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अगली बार से हम जो भी पैसे कमाएंगे उनमें से कुछ पैसों से हम अपने मेकअप का सामान भी लेकर आया करेंगे। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है माँ ने? पिताजी अभी लकड़ी काटने के लिए गए हैं और माँ खाने की तैयारी में लगी है। हम दोनों को भी उनकी मदद करवानी चाहिए। दोनों बहनें अपनी माँ की मदद कराने के लिए जाती हैं। माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप जाइए, आराम कीजिए। हम दोनों बहनें खाना बना लेंगे। लेकिन बेटी, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। तुम्हारे पिताजी अभी लकड़ी लेने गए हैं। तभी दामोदर भी लकड़ियां लेकर आ जाता है। ये लो माँ, लकड़ियाँ भी आ गईं। दोनों गरीब बहनें लकड़ियां उठाकर चूल्हे में आग लगाती हैं और खाना बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही खाना बन जाता है, बस सभी खाना खा लेते हैं और दोनों बहनें लीला के घर उसका मेकअप करने के लिए निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दामोदर और शकुंतला को अपनी दोनों बेटियों की चिंता होती है। हमें अपनी बेटियों की शादी की बहुत चिंता होती है। हमारी गरीबी के चक्कर में हम अपनी बेटियों की शादी कैसे करवाएंगे? हमारी दोनों बेटियां दिल की तो अच्छी हैं, लेकिन उनका रंग सांवला है। कोई उन्हें पसंद करना ही नहीं चाहता। पता नहीं क्यों लोग गोरे और काले में इतना भेदभाव करते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं और इतने में करिश्मा और शीतल दोनों जंगल के रास्ते से जा रही होती हैं। लगता है शाम के वक्त हम लेट हो जाएंगे, इसलिए हम अपनी मौसी के घर पर ही रुक जाएंगे। हाँ दीदी, यही सही होगा। वो दोनों अपने कदम आगे बढ़ाते जाते हैं कि तभी उन्हें जगह में कुछ हलचल की आवाज आती है, जैसे कोई दर्द में हो। लगता है आसपास कोई जानवर है। वे दोनों बहनें ढूंढते ढूंढते एक जानवर के पास आ जाती हैं जो बहुत ही बुरी तरह घायल होता है। शीतल, मेकअप की अटैची साइड में रखो और बेचारे हिरण की मदद करवाओ। शीतल साइड में मेकअप की अटैची रख देती है, जिसके बाद दोनों बहनें जंगल से ही जड़ी बूटियां इकट्ठा करके हिरन के जख्मों में लगा देती हैं। कुछ ही देर में वही हिरन एक परी के रूप में बदल जाता है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। क्या मैं सच में एक परी को देख रही हूँ? हाँ शीतल, ये कोई हिरन नहीं बल्कि परी है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ से कितने लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम दोनों ने मुझे देखते ही मेरी मदद की और मेरे दर्द को समझा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत परेशान हो और तुम्हारी हालत देखकर मैं पहले ही सब कुछ समझ चुकी थी, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन आप हमारी मदद कैसे करोगी? लाओ, अपनी मेकअप का डब्बा मुझे दिखाओ। परी करिश्मा शीतल के मेकअप के डिब्बे के ऊपर अपनी छड़ी घुमा देती है, जिसके बाद वहां एक अद्भुत रोशनी उत्पन्न होती है। आज के बाद ये कोई मामूली मेकअप का डब्बा नहीं, बल्कि एक जादुई मेकअप का डब्बा है। इसके अंदर से कभी भी सामान कम नहीं होगा। तुम चाहो तो इस डिब्बे का सामान बेच भी सकती हो। शीतल डिब्बा खोलकर, अरे वाह, इसके अंदर तो सच में बहुत सारा और नया सामान है, और वो भी बहुत अच्छा। आपने हमारी इतनी मदद करी, आपका बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी आगे मदद तो करने दो। इतना कहते ही परी अपनी छड़ी करिश्मा के ऊपर और शीतल के ऊपर घुमाती है, जिसके बाद वो दोनों भी बहुत सुंदर और खूबसूरत हो जाती हैं। उनका सांवला रंग गोरे रंग में बदल जाता है। अब तुम दोनों चाहो तो जा सकती हो। शीतल और करिश्मा दोनों लीला के घर पहुंच जाती हैं और उसका बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, जिसके बाद वो दोनों पूरे दिन भर मेकअप के डिब्बे का सामान बेचने लगती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है, जिसके बाद शीतल अपनी बड़ी बहन करिश्मा से कहती है, हमने काजल, बिंदी, लिपस्टिक, कंघा और मेकअप का सारा सामान बेच दिया है। चलो अब डब्बा खोलकर देखते हैं।
जैसे ही करिश्मा डिब्बा खोलती है उसके अंदर उतना ही सामान वापस आ जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई मेकअप का डब्बा है। इससे तो हम खुद की एक कॉस्मेटिक की दुकान भी खोल सकते हैं। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही सोचा, लेकिन दुकान खोलने के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत भी पड़ेगी। शीतल और करिश्मा कुछ दिन तक तो यूं ही इस तरह से मेकअप के डिब्बे के सहारे लोगों को मेकअप का सामान बेचती रहती हैं। जब उनके पास एक दुकान खोलने लायक पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपनी खुद की एक कॉस्मेटिक की दुकान खोलती हैं। अरे वाह मेरी प्यारी बेटियों, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सुंदर सी दुकान अरे मेरी दोनों बेटियों की है। पिताजी चिंता मत कीजिए, अब हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। करिश्मा शीतल दोनों कॉस्मेटिक की दुकान चलाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते गांव के सभी लोग उन लोगों से कॉस्मेटिक का सामान खरीदने लगते हैं और उन दोनों की अच्छी खासी बिक्री भी शुरू हो जाती है। अरे देखो दीदी, आज हमने कितने सारे पैसे कमाए हैं। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जरा इस डिब्बे को तो देखो, मैंने इस डिब्बे का सारा सामान बेच दिया था। बिंदी, लिपस्टिक, काजल और भी बहुत सारी चीजें। और देखो अब ये मेकअप का डब्बा पूरा का पूरा भरा हुआ है। आखिर ये जादुई मेकअप का डब्बा है। चलो दीदी अब घर चलते हैं। शीतल और करिश्मा दोनों घर पहुंच जाती हैं और खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन फिर से अपना काम शुरू कर देती हैं। कुछ ही समय में दोनों बहनें मिलकर अपना अच्छा खासा घर बना लेती हैं। मेरी बेटियों, ये मैं तुमसे कभी कह न सका। पता है तुम्हारे सांवले रंग की वजह से कभी किसी ने तुम्हें पसंद नहीं किया, लेकिन आज पता है लड़कों की लाइन लगी हुई है तुमसे शादी करने के लिए। हाँ मेरी प्यारी बच्चियों, तुमने हमारी बहुत मदद की, लेकिन अब वक्त है कि तुम दोनों शादी कर लो और अपना घर बसा लो। अपनी माँ के समझाने पर करिश्मा और शीतल दोनों समझ जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी माँ शकुंतला से कहती हैं, माँ हम शादी करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। हमारी शादी के बाद आप हमारी कॉस्मेटिक की दुकान खुद चलाओगी, जिसमें पिताजी आपका साथ देंगे। हाँ माँ, हमारे जाने के बाद आपका गुजारा कैसे होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप कॉस्मेटिक की दुकान चलाओ तो रोजाना का खर्चा पानी आपका निकल जाएगा, जिसके चलते हम दोनों बहनें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत सही से कर सकेंगे। अरे हाँ बेटियों, क्यों नहीं, मैं और तुम्हारे पिताजी कॉस्मेटिक की दुकान को अच्छे से चलाएंगे। शकुंतला अपनी दोनों बेटियों की बात मान लेती है, जिसके बाद शकुंतला अपनी दोनों बेटियों की शादी करवाकर उन्हें उनके ससुराल भेज देती है और खुद कॉस्मेटिक का काम करना शुरू कर देती है। अब उनके जीवन से सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। गौरव अपनी माँ रेखा को शॉपिंग करवा कर घर लाता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें गौरव के सर पर खरोच और रेखा के पाँव में चोट आती है। डॉक्टर उसे 1 महीने का रेस्ट देता है। दोनों घर आते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण आपको चोट लग गई और डॉक्टर ने आपको 1 महीने का आराम करने को कहा है। अरे तू क्यों परेशान होता है, ठीक हो जाऊंगी, बस 1 महीने की बात है। माँ, मैंने कल की छुट्टी ले ली है, पर परसों तो मुझे काम पर जाना होगा। इस बीच आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता और आपके बिना तो मैं भी नहीं रह सकता। अरे तू इतना कुछ मत सोच, सब काम अच्छे से हो जाएगा और तू ऑफिस पर जाना। मैं ऐसा करती हूँ, एक नौकरानी रख लेती हूँ। चंपा के घर एक लड़की काम करने आती है, उससे ही बोल दूंगी कि वो मेरे घर का भी कर जाए। हाँ माँ, इससे आपकी देखभाल भी हो जाएगी और घर भी संभल जाएगा। तभी गौरव अपनी माँ की बात सुनकर सामने की पड़ोसन चंपा को बुलाता है। रेखा उसे सब कुछ बताती है। अरे बस इतनी सी बात, मेरे घर जो लड़की काम करने आती है निशा बहुत ही अच्छी है। वो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न, फटाफट काम करती है और बहुत चुलबुली सी है। मैं उसको बोल दूंगी कि कुछ टाइम तेरे पास कर ले। शुक्रिया बहन, सच में तुमने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी। ऐसा कहकर चंपा चली जाती है। अगले दिन 9 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही गौरव दरवाजा खोलता है तो सुंदर सी गोरी चिट्टी मस्त नैन वाली निशा को देखकर निहारता ही रहता है। तभी वह बोलती है, अरे साहब नमस्ते, मैं निशा हूँ, वो चंपा आंटी ने मुझे यहाँ भेजा है। हाँ आओ, ये मेरी माँ है। वो दरअसल क्या है ना, कल हमारा एक्सीडेंट हो गया और घर में माँ अकेली रहती है तो काम मैनेज नहीं हो रहा था, तो आज से सिर्फ तुम्हें ही घर संभालना है। माँ का अच्छे से ख्याल रखना और घर के काम अच्छे से कर तो लेती हो ना?
अरे साहब, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब काम बहुत अच्छे से करती हूँ, आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और आंटी जी का आपका ख्याल भी बहुत अच्छे से रखूंगी। देखने में ही इतनी प्यारी है, बात भी इतने अच्छे से कर रही है। अच्छा, आप जल्दी से अपने हाथ की चाय बना दे और इसके लिए नाश्ते में एक ऑमलेट सैंडविच बना दे। जी ठीक है। तभी निशा रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, पर उसे सामान नहीं मिलता तो वो रेखा से आकर कहती है, आंटी जी मुझे कुछ सामान मिल नहीं रहा, चीनी और चाय पत्ती के डिब्बे कहाँ हैं और मसालदानी भी। बेटा, मेरी मजबूरी है, अभी मेरे पाँव से चला नहीं जा रहा। ऐसा कर, गौरव को अपने साथ रसोई में ले जा, वो तुझे सब बता देगा। ठीक है आंटी जी। तभी निशा गौरव के पास आती है। साहब जी, मुझे रसोई में सामान का पता नहीं चल रहा है और कल से आप शायद काम पर जाओगे, इसलिए मुझे सारा सामान अभी बता दीजिए ताकि मुझे काम करने में देरी ना हो। ठीक है, चलो। तभी रसोई में जाकर गौरव उसे एक एक डिब्बे का हिसाब बता देता है। जैसे ही वह स्टूल पर चढ़कर कुछ सामान लेती है तो उसका पैर फिसल जाता है और गौरव उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। शुक्रिया साहब, आपने बचा लिया, वरना आज ही मेरी हड्डी पसलियां टूट जाती। पक्का ना? आर यू ओके? जी साहब, ओके ओके। तभी फटाफट चाय नाश्ता बनाकर निशा दोनों को देती है, जिसे खाकर गौरव कहता है, अरे वाह, सच में तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। आहा, बरसों बाद मैंने इतनी बेमिसाल चाय पी है जिसमें बराबर अदरक और लोगों का स्वाद आ रहा है। वैसे तू सच में ही अच्छी है। और कौन कौन है तेरे घर में? आंटी जी, माँ बाबा हैं घर में, बस उनके लिए ही काम करती हूँ। उनकी भी हालत थोड़ी नाजुक सी रहती है। अच्छा। सुनो निशा, माँ की दवाई का टाइम हो रहा है, सुबह नाश्ता खाने के बाद 8 बजे उन्हें दवाई दे देना। जी ठीक है। तभी निशा दवाई लाकर रेखा को दे देती है और वह खा लेती है। अगले दिन रेखा के धीरे धीरे पाँव की वो मालिश भी करती है। आंटी जी, अब आपको कैसा लग रहा है? अरे वाह बेटी, तेरे हाथों की मालिश में तो बहुत ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है, तुझसे मालिश करवा कर। ठीक है, तो मैं रोज कर दिया करूंगी। ये सब गौरव देख रहा होता है। तभी उसे अपनी शर्ट नहीं मिलती तो बोलता है, अरे माँ, मेरी ब्लू वाली शर्ट नहीं मिल रही है, आज मेरी मीटिंग है, मुझे वही पहनना है, कहाँ है? अभी देती हूँ। निशा, जरा छत से नीली वाली शर्ट उतार के गौरव को प्रेस करके दे दे। जी अभी देती हूँ। तभी निशा शर्ट को प्रेस करके गौरव को देती है। गौरव जब वह शर्ट पहनता है तो उसकी कमीज का एक बटन टूट जाता है। ओहो, मुझे मीटिंग में लेट हो रहा है, अब ये बटन कौन लगाएगा? साहब, मैं लगा देती हूँ, 1 मिनट में। तभी निशा पहनी हुई शर्ट के करीब आकर सुई से उसकी शर्ट का बटन लगाती है, जिसके बाद गौरव को अच्छा सा महसूस होता है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब भी ये लड़की मेरे आसपास होती है। साहब, हो गया, अब आप मीटिंग में जा सकते हैं। और ये लीजिए आपका टिफिन। आंटी ने बताया मटर पुलाव आपके पसंदीदा है, तो मैंने वही रखा है, साथ में लहसुन की चटनी। ठीक है। ये कहकर वो ऑफिस चला जाता है और अपना लंच खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही उसके दोस्त भी खाने की तारीफ करते हैं। घर आकर वह निशा को अच्छा खाना बनाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। वक्त गुजरता है। बहुत तेजी से निशा घर के सारे काम को खत्म कर लिया करती थी और रेखा का ख्याल रखती थी। उसे पार्क में टहलाने ले जाती थी। धीरे धीरे उसका पाँव जल्दी ठीक हो रहा था और एक दिन उसकी माँ अपने पैरों पर खड़े होकर कहती है, अरे मेरे पाँव का दर्द भी गया और मैं चलने भी लग गई। निशा बेटी, तूने तो सच में कमाल कर दिया। तूने बहुत ख्याल रखा है मेरा और 15 दिन में ही तूने मुझे ठीक कर दिया। शुक्रिया तेरा। आंटी जी, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। घर का कितना ख्याल रखती है, काश इसके जैसी ही मुझे बहू मिल जाए अपने बेटे के लिए। ये देखकर गौरव बहुत खुश हो जाता है और उसे अनजाने में गले लगकर थैंक यू कहता है। तभी निशा के दिल में भी गौरव के लिए जगह बनने लगती है। अब दोनों एक दूसरे से काफी बातें किया करते थे। वहीं एक दिन गौरव घर नहीं आता तो उसके दोस्त रेखा को गौरव के गायब होने की बात बताते हैं। घबराई हुई रेखा को देखकर निशा पूछती है, आंटी जी क्या हुआ गौरव साहब को? पता नहीं कहाँ चला गया, बोल रहा था ऑफिस से निकला है और उसकी गाड़ी खाली है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। तभी निशा आंधी तूफानों में गौरव को ढूंढती हुई उसके कार के पास पहुंचती है और उसे ढूंढती है। फिर घबरा कर कहती है, गौरव कहाँ गए? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। गौरव साहब, आप कहाँ हैं? मेरा दिल क्यों कह रहा है कि आप आस पास ही हैं। तभी डिक्की में से खटखट की आवाज आती है। कहाँ से आवाज आ रही है? कहीं यहीं पर तो नहीं है।
तभी निशा जल्दी से डिक्की खोलकर देखती है, जहां उसे बेहोश गौरव मिलता है। वह जैसे तैसे उसे वहां से बाहर निकालती है। क्योंकि गौरव का वजन ज्यादा था, फिर कार में से पानी निकाल कर उसके मुंह पर डालती है। तभी गौरव को होश आता है और वह उसके गले लग जाता है। निशा, तुमने बचाया है मुझे। तुम डरी हुई क्यों हो मेरे लिए? हाँ? सच बताना। वो मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए ढूंढते हुए यहाँ आ गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। धीरे धीरे कब तुमने मुझे और मेरे घर को संभाल लिया पता ही नहीं लगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ गौरव, मैं आपसे शादी करूंगी। इसके बाद दोनों घर जाते हैं। रेखा अपने बेटे को देखकर कहती है, मेरा बेटा आ गया। मुझे पता था निशा, तू मेरे बच्चे को सही सलामत लेकर आएगी। मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे बच्चे का तू इतना ख्याल रखती है। तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। गौरव, तू शादी करेगा ना? हाँ माँ, हम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है। कुछ ही दिन में दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। जहाँ मुंह दिखाई में पड़ोसन आकर कहती है, अरे ये क्या किया तूने? नौकरानी को अपनी बहुरानी बना लिया। न जात बिरादरी, ऊपर से गरीब। और भला कोई नौकरानी भी बहुरानी बन सकती है? जब लड़की इतनी सुंदर, सुशील, होनहार और सर्वगुण संपन्न है तो क्या बुरी बात है? जात बिरादरी कौन देखता है? अरे इसने तो मेरी इतनी सेवा की है कि कोई अपना भी नहीं करता। और मेरे घर, मेरे बेटे को भी इसी ने संभाला। बिल्कुल ठीक कहा तूने, बहू के रूप में तुझे हीरा मिल गया है। इस तरह रेखा लोगों का मुंह बंद करके अपनी बहू की नजर उतारती है और उसे महंगे तोहफे से नवाजती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आसमान से बर्फ के टुकड़े पूस के सर्दी भरी रात में कहर ढा रहे थे। ठंड की बहती बयार सहारनपुर गांव में सनसना रही थी। ठंड में ठिठुरती हुई वह गरीब माँ जानकी मंदिर की सीढ़ियों पर भीख की आस में हाथ पसारे बैठी थी। भंडारा बटना शुरू हो गया है, जल्दी से लाइन में लग जाती हूँ। जानकी जल्दी से कतार में खड़ी होती है और बार बार कतार में लगकर भंडारे के खाने से भरी थाली बटोरने लगती है। शुक्रिया भगवान, आज मेरी बेटियों को अच्छा खाना मिलेगा। बस मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। मेरी 5 बेटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। जानकी का फूस का कच्चा घर रेलवे फाटक के पार बना हुआ। मंदिर के सभी भिखारियों का डेरा भी वहीं था। कुछ ही पल में हालातों की मारी वह गरीब माँ घर की चौखट के भीतर कदम रखती है, जहाँ उसकी 4 बेटियां हेमा, रेखा, बबीता और सरिता 6 महीने की रोती हुई पारुल को चुप करा रही थी। माँ, आप आ गई। देखो ना, पारुल चुप नहीं हो रही है। कब से रो रही है? अपनी माँ के हाथों में खाने से भरी 4 थालियां देखकर उन मासूम बहनों के मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। और 4 साल की हेमा कहती है, अरे वाह माँ, पूरी सब्जी लेकर आई हैं। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। हाँ सचमुच, आज तो हम बहनों की बल्ले बल्ले हो गई। पूरी सब्जी और हलवा भी है। चलो साथ मिलकर खाते हैं। सरिता, रेखा और हेमा तो खाने पर टूट पड़ती हैं, मगर 5 बहनों में बड़ी 10 साल की बबीता अपनी माँ से कहती है, माँ आप भी आओ ना। अरे नहीं बबीता बिटिया, मैंने तो मंदिर में ही भरपेट खा लिया था। अगर एक कौर और खाया तो पेट फट जाएगा। इतने के बाद बबीता अपनी बहनों के साथ खाने बैठ जाती है। वह दिन उस गरीब माँ की बेटियों के लिए किसी दावत से कम नहीं था। वहीं दूसरी ओर माँ के मुरझाया चेहरा चीख चीख कर उसके भूखे होने की गवाही दे रहा था। वह ममतामयी माँ अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, मगर सामर्थ्य उसका साथ नहीं दे रहा था और बच्चियों की भूख मिटाने की होड़ में वह ममतामयी माँ भिखारी बन गई। समय गुजरता गया। फिर एक रात जानकी के मन में हलचल उठती है। वक्त मेरे हाथों से रेत के जैसे फिसल रहा है। राजेश के जाने से पहले बस टुकड़ों में दिन काट रही थी। भीख मांग कर भी बड़ी मुशक्कत के बाद मैं अपनी 5 बेटियों का पेट भर पाती हूँ। अब तो पारुल भी अपनी बड़ी बहन बबीता से घुल मिल गई है। अब तो मुझे मेहनत के मोड़ पर कदम रखना होगा। अगली सुबह जानकी बबीता को बोलकर काम की खोजबीन में निकल पड़ती है। कुछ दूर आने के बाद उसकी नज़र मलबे में काम कर रही महिलाओं पर जा रुकती है, जिसके बाद वो वहाँ के मालिक सतलाल से जा मिलती है। सेठ जी, मेहरबानी करके मुझ मजबूर माँ को भी इस मलबे में काम दे दीजिए। मेरे कांधे पर 5-5 बेटियों का पेट भरने का भार है। उस गरीब माँ के अस्त व्यस्त हुलिये और गिड़गिड़ाहट को देख सतलाल का मन पसीज पड़ता है। बिलखना बंद करो बहन। आकाश के पंछियों से सीखो, जो ना तो बोते हैं न काटते हैं, केवल बटोरते हैं। आज से तुम ये काम करो। शुक्रिया भैया, मुझे ये काम देने के लिए। उस दिन के बाद से वह गरीब माँ मगन होकर मेहनत करने लगती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है।
ये लो जानकी बहन, तुम्हारा महीने भर का मेहनताना, पूरे 10,000 है, गिन लो। ये देखकर उस माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। क्या हुआ जानकी बहन, तुम ठीक तो हो? बस गुजरी जिंदगी याद आ गई भैया, जब ये माँ भिखारियों के बीच दिन भर बैठकर पाई पाई के लिए हाथ पसारती थी। अब मैं उनसे अपनी बेटियों की खुशी खरीद सकती हूँ। चलती हूँ। जानकी खुशमन से घर आती है और अपनी बेटियों से बोलती है, मेरी प्यारी बेटियों, कल से तुम बाकियों की तरह स्कूल जा सकोगी। मगर माँ, अगर हम स्कूल जाएंगी तो पारुल को कौन संभालेगा? पारुल कल से अपनी माँ के साथ जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ, बाकियों की तरह हम बहनें भी स्कूल जाएंगी। जानकी कमाए हुए पैसे से अपनी बेटियों के लिए वर्दी, बस्ता, कलम, किताबें खरीद लाती है और बचे पैसे से घर के खाली खत्ते भर देती है। समय गुजरता जाता है, देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन बबीता बोलती है, माँ, पारुल अब हम हेमा रेखा के साथ रहने लगी है, इसलिए कल से स्कूल से आने के बाद मैं और सरिता भी आपके साथ मलबा ढोएंगी। इससे 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो हम इस तंग बस्ती से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है बेटी। अब अगले दिन से बबीता और सरिता स्कूल की पढ़ाई के बाद अपनी माँ के साथ मलबा ढोने में जुट जाती हैं। समय गुजरता जाता है, जिसके साथ पारुल भी स्कूल जाने लगती है। अपनी माँ को मगन होकर मेहनत करने की छवि मन में बसाए 5 बहनें पढ़ाई करती और 12 साल बीतने के बाद 5 बेटियां बड़ी हो जाती हैं। देख रही हो जानकी बहन, अब तो बबीता और सरिता ने तुम्हारा कंधा पकड़ लिया। हाँ भाई साहब, बस अब परवरिश का भार तो पूरा हुआ, मगर हर क्षण मन में डरा बसा रहता है कि कहीं मुझ बदनसीब माँ का परछावा मेरी 5 बेटी पर ना पड़े, क्योंकि समाज दहेज की लोभियों की ललक से भर गया है कि बिना पैसे के अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। जानकी बहन चिंता न करो, भाई कहा है तो भाई पर भरोसा भी करो। मैं तुम्हारी बेटियों का घर बसाने में भरसक मदद करूंगा। ये सुनकर उस गरीब माँ का टूटा हुआ मन खुशी से भर आता है और वह बोलती है, शुक्रिया भैया, आप इस दुखियारी द्रौपदी के लिए कृष्ण की छवि हैं। सतलाल अपनी रिश्तेदारी में सरिता और बबीता की शादी के लिए रिश्ते तलाशता है और भगवान की दया से उनकी शादी की बात सतलाल के सालों पुराने दोस्त जगलाल के दोनों बेटे संकेत और शुभ से जम जाती है। जानकी, जगलाल को सरिता बबीता जच गई। दोनों बेटे सरकारी मुलाजिम हैं। बिटिया राज भोगेगी। जानकी घर आकर अपनी 5 बेटियों के बीच बबीता सरिता की शादी की बात रखती है। क्या सचमुच माँ दीदी की शादी होगी? हाँ मेरी बच्चियों, तुम्हारी दोनों दीदी दुल्हन बनने जा रही हैं। तो क्या हमारी बहनों की बारात इस बस्ती में आएगी? नहीं, आज की रात इस बस्ती में हम 5 माँ बेटी की आखिरी रात है। मैंने बाहर किराए पर कमरा लिया है, वहाँ भली सुविधा है। इस तरह वह दिन भी दस्तक देता है जब दोनों बेटियां सरिता और बबीता की शादी हो जाती है। जाओ मेरी बेटियों, एक खुशहाल जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे ही समय बीत जाता है, मगर उस माँ के कदमों को अभी थमने की इजाजत कहाँ थी। उसके कंधों पर अभी 3 बेटियों को ब्याहना था। कुछ महीनों के बाद उसकी तीसरी बेटी रेखा की शादी भी सुदेश से तय हो जाती है। रेखा बेटी, तुझे सुदेश पसंद है ना? माँ आपकी बेटी अपनी माँ पर आंख बंद करके भरोसा करती है। मुझे सुदेश पसंद है। इस तरह गुजरते दिनों के साथ शादी का दिन एक बार फिर दस्तक देता है। अपनी बेटी रेखा को दुल्हन बन देखकर वह गरीब माँ बोलती है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बिटिया। ऐसा लग रहा है जैसे तेरे चेहरे पर चंदा का नूर उतर आया है। बस भगवान मेरी बेटियों के माथे की लाली बनाए रखे, उन पर कभी आँच ना आए, यही इस माँ के टूटे दिल की दुआ है। माँ, बारात आ गई। इस तरह वह गरीब माँ अपनी तीसरी बेटी की भी शादी कर देती है। पारुल और हेमा किशोरी थी, जिसे इस माँ को कमाने का बड़ा अवसर मिल गया। क्या सर्दी क्या बरसात, उस माँ के कदम कभी घर में नहीं टिके। आखिरकार उसने अपनी चौथी और 5वीं बेटी का ब्याह भी देख लिया। माँ, आप भी हमारे साथ चलिए ना, इस घर में अब बचा ही क्या है। हमारे जाने के बाद आप अकेली पड़ जाएंगी। मेरी बच्ची, अगर तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ चली गई तो समाज के सूबेदारों का मुझ पर उंगली उठाने का अवसर मिल जाएगा और इस गरीब माँ की मजबूरी और मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों माँ? जो माँ हमें अपने खून से सींचती है, हमें खिलाने के लिए खुद भूख की भट्टी में दिन रात जलती है, उन बेटियों को अपनी माँ के दूध का कर्ज उतारने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? क्यों वो बड़े होने के बाद अपने मायके में ना रहने के लिए मोहताज हो जाती हैं? बेटी, ये तो दस्तूर है जिसके कारण हर आंगन की सोन चिड़ैया अपने मायके को सूना करके ससुराल संजोती है। जाओ मेरी बच्चियों,
इस तरह वह गरीब माँ अपने भूख, आराम, नींद, दूध और खून की आहुति देकर अपनी 5 बेटियों को जन्म देती है। उनके भूख मिटाने के लिए भिखारिन की उपाधि भी हंसकर झेलती हुई अपनी बेटियों को ससुराल भेजने का सपना भ्रमित नहीं होने देती, बल्कि उसे पूरा कर दिखाती है, जो एक माँ की अपार ममता को उजागर करता है। घड़ी में सुबह के 10 बज चुके थे। कलावती की 4 बेटियां स्नेहा, श्रुति, गरिमा और गिन्नी खाने की मेज पर बैठी हुई चम्मच और कांटे बजाते हुए चिल्ला रही थी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हम भूखों को खाना दो, खाना दो, खाना दो। इतने में उनकी माँ कलावती बेलन लिए हुए गुस्से में बुदबुदाती हुई हॉल में आकर कहती हैं, जब देखो मेरी ये बेगैरत बेटियां घर को अनशन के मैदान में बदल देती हैं। आज इन 4 को तबीयत से ना सुता तो मैं भी इनकी माँ नहीं। अरे ठहर जाओ मेरी निकम्मी निकट्टू बेटियों, भागती कहाँ हूँ? आज मैं तुम 4 का चौथा किए दूंगी, तभी जाकर चिमकाड़ी की तरह चिल्लाना छूटेगा तुम्हारा। कलावती का गुस्सा देखकर श्रुति, स्नेहा, गिन्नी तो अपने कमरे में दुबक जाती हैं, मगर गरिमा उसके हाथ आ जाती है। इतनी गोरी चिट्टी होने के बावजूद सारा दिन चेहरे की लीपा पोती में लगी रहती हो। मजाल नहीं कि एक तिनका भी हिला दे, बस कुत्ते बिल्ली की तरह टेबल बजवा लो। आज तेरी खैर नहीं। माते, मुझे माफ कर दो। माते की लाते नहीं खानी तो बुला कर ला लाडो रानियों को। फिर 4 बहनें कतार में खड़ी हो जाती हैं। गौर से सुनो, अब तुम 4 बहनें फुहरता का चोला उतार कर फुर्ती का फेटा बांध लो। गिन्नी और गरिमा रसोई घर का बर्तन चौका से लेकर खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। श्रुति और स्नेहा घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम संभालोगी। क्या? जी हाँ। माँ, ये बर्तन चौका मेरे बस की नहीं। बर्तन मांजने से मेरे सुंदर नाखूनों की बलि चढ़ जाएगी। इस मेरे सुंदर गोरे हाथों की शोभा बिगड़ जाएगी। माँ, मुझसे भी सफाई नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप सस्ती सी कोई शन्नो या शांताबाई बुला लो। जस्ट इमेजिन माँ, कैसा लगेगा जब आपकी 4 गोरी चिट्टी बेटियों के हाथ में मेकअप ब्लशर की बजाय पोछा और वाइपर हो। इससे बेहतर तो आप बहू ले आओ, आपको बाई मिल जाएगी और हमें भी भाभी मिल जाएगी। मेरी बेअकल बेटियों ने बात तो एकदम पते की कही है। ऋतिक भी 25 का पड़ाव पार कर चुका है, अब उसकी शादी कर ही देनी चाहिए। अभी कलावती ऐसा सोच ही रही होती है कि अचानक उसका बेटा ऋतिक अपनी पत्नी कोहिना के साथ दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी कलावती कहती है, ऋतिक, ये तूने शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है और ये किस घूंघट वाली को हमारे घर उठा लाया है? माँ, ये कोहिना है, मेरी बीवी और आपकी बहू। जैसे ही कोहिना अपना घूंघट उठाती है तो कलावती और उसकी 4 बेटियां उसके काले चेहरे को देखकर दंग रह जाते हैं। और तभी उसकी 4 गोरी ननद उसे नीचा दिखाने के लिए बोल पड़ती हैं, अरे कोहिना है या कोयला है? देख लो माँ, भैया ने तो आपके सपनों पर पानी फेर दिया। बिना बैंड बाजे और बारात के ब्याह रचा लिया। भैया, हमने तो सोचा था कि आप अपनी 4 गोरी चिट्टी बहनों से भी सुंदर बीवी लाओगे। दुनिया भर में एक से एक लाजवाब लड़कियां हैं, फिर भी आपने इस काली को घरवाली बना लिया। अरे बंद करो तुम चारों अपनी बेढंग की बातें। अरे क्या गलत कह रही है तेरी बहनें? अरे कभी हंस के साथ कौवे का मेल देखा है? जब आस पड़ोस वालों को पता लगेगा तो ताने कसेंगे कि बेटी इतनी गोरी चिट्टी और बहू इतनी काली। इस पर ऋतिक बगैर कोई जवाब दिए कोहिना को लेकर कमरे की ओर चल देता है। पाँव फटने के साथ कोहिना उठकर सारा काम काज निपटा कर पहली रसोई की रस्म करती है। तभी उसकी 4 ननद और कलावती खाने की मेज पर आकर बैठ जाती हैं। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे किस मुंह से तू मुझे अपनी माँ जी कह रही है? बिन बुलाए बराती की तरह मेरे घर में घुस आई है। माँ जी, आपका गुस्सा लाजमी है, मगर मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए। बड़े अरमानों से मैंने ये चाय बनाया है, थोड़ी पी लीजिए। ये सुनकर कलावती चाय पी लेती है, मगर उसकी 4 गोरी ननद गुर्राती निगाहों से उसे देखकर कहती हैं, हमारी ब्लैक टी। भाभी, अगर तुम्हारी बटरिंग बातें खत्म हो गई हो तो जाकर हमारे लिए ब्लैक कॉफी ले आओ। कोहिना अपनी ननद की कड़वी बातों को नादानी समझकर भूलते हुए उनके लिए ब्लैक कॉफी बनाकर ले आती है। और फिर याक, श्रुति, स्नेहा, ये ब्लैक कॉफी जरूरत से ज्यादा ही काली नहीं लग रही? लगता है इसने कैफीन पाउडर के बजाय अपना काला रंग इसमें उड़ेल दिया है। इतना सुनकर भी कोहिना हाथ मलकर रह जाती है। अब कोहिना अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ चढ़ कर निभाने लगी थी, जिसे देखकर कलावती कहती है, बहू, मैंने तेरे काले रंग को देखकर तुझे कितना भला बुरा कहा,
मगर तू तो कोहिनूर का हीरा निकली। इतनी खरी खोटी सुनकर भी चेहरे पर झूठी खुशी की खिलखिलाहट लिए अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तो मेरी भटक तो खुल गई, बस मेरी बिटियाएं भी बदल जाएं। फिक्र मत कीजिए माँ जी, जिस तरह आपका बर्ताव बदल गया, मेरी चारों ननद की नादानियां भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। समय गुजरता है। फिर एक दिन, मॉम हम चारों अपनी फ्रेंड्स की पार्टी में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है हमारा लुक? अरे ये लीपा पोती और लुक मेरी सोच से परे है, अपनी भाभी से ही पूछ लो। माँ इससे क्या पूछना, जिसे खुद ही पहनने ओढ़ने का दूर दूर तक कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। हाँ बेचारे कपड़े भी इस काली भाभी के तन पर पड़कर खुद को कोसते होंगे। इस तरह चारों गोरी ननद अपने गोरेपन का गुमान झाड़ती हुई अपनी काली भाभी की हंसी उड़ाकर चली जाती हैं। ऐसे ही वह हर दिन कभी अपनी काली भाभी को किसी न किसी बेतुकी बातों का मुद्दा बनाकर अपनी काली भाभी को कोसा करती थी। एक दिन, माँ ये घर किस खुशी में सजाया जा रहा है, घर में कोई फंक्शन है क्या? तुम चारों बहनों को अपने फैशन से फुर्सत मिले तब तो घर की खास खबर रहेगी। अरे बुआ बनने वाली हो तुम चारों, बहुत जल्द घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, इसीलिए सोच रही हूँ कल बहू की मुंह दिखाई के साथ बहू की गोद भराई का ऐलान कर दूं। आखिरकार इतनी बड़ी खुशखबरी जो है। बड़ी खुशखबरी नहीं माँ, बुरी खुशखबरी है। अरे काली कमली क्या कम थी जो अब इस घर में अंधियारे के अंश की लौ जला रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब एकदम साफ है माँ, एक तो बदकिस्मती से ये काली कमली हमारे घर की बहू और हम चारों गोरी ननद की काली भाभी। अरे इसका होने वाला बच्चा भी एकदम ग्रुप एडमिन के काले बच्चे जैसा पैदा होगा। गिन्नी एकदम सही कह रही है माँ, क्यों जानबूझकर हमारी जगह साई करवाना चाहती हो? देख लो माँ, हमारा तो इसके बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये खुशखबरी जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाए तो ही बेहतर होगा। बस करो तुम चारों का, बहुत हो गया। इतने दिनों से तुम चारों की बदसलूकी बर्दाश्त कर रही थी मैं। मेरी चारों ननद नादान है ये सोचकर ईश्वर ने मुझे इस काले रंग में रचकर भेजा तो मेरा क्या दोष? काले लोगों के भीतर भी दिल होता है, मगर अपने काले रंग के चलते मैं तुम चारों ननद के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई कि काश एक दिन तुम बदल जाओगी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे कालेपन के चलते तुम चारों मेरे होने वाले बच्चे को मौत का कौर करने की बात आसानी से कह दोगी। कोहिना की बातें सुनकर उसकी चारों गोरी ननद का सर जमीन पर गड़ने को हो जाता है और वह कहती हैं, भाभी एक आखिरी बार अपनी ननद की नादानियों को माफ कर दो। हाँ भाभी, हम चारों ने अपने गोरेपन की गुमान में कभी भी आपकी कद्र नहीं की, मगर आज आपने हमें आईना दिखा दिया कि इंसान अपने सूरत से नहीं बल्कि सीरत से सुंदर होना चाहिए। अपनी चारों ननद के मन में किए पर पछतावा देखकर कोहिना उन्हें गले लगाने को बढ़ती है। तभी कलावती कहती है, जाने दे बहू, अपनी चारों निखट्टू ननद को एक मौका दे दे। ननद भाभी के रिश्तों में खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। कोहिना का कड़वा कथन उसकी चारों ननद के भीतर से काले और गोरे के बीच बसे नजरिए को नया आयाम दे जाती है। आज सभी खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ गोरी ननद की काली बहू की ये कहानी होती है यहीं खत्म।